नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं द अश्मिता पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद है जो कि रियल लाइफ में पैडमैन है और आपने फिल्मों में पैडमैन को देखा होगा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज का विषय जो है थोड़ा सा आपके लिए रियल वाला बना दूं। यानी कि मैं यहाँ पर आपको लेकर जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर आपको फिल्मों वाली फीलिंग आएगी लेकिन रियल स्टोरी के साथ। और मैं यहाँ मिलाने वाली हूँ आपको झारखंड बेस्ड हैं तरुण कुमार जी, जो कि झारखंड में पैडमैन के नाम से जाने जाते हैं। आज उनसे उनकी संघर्षों के बारे में, उनकी चुनौतियों के बारे में, किस तरीके से उनके जहन में इस तरीके के विषय पर काम करने का ख्याल आया, इस बारे में हम जानेंगे। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जोहार, नमस्कार जी। ये जोहार सुनने के बाद एकदम झारखंड वाली फील आ जाती है कि हाँ, हम झारखंड के लोगों के बीच में बसे हुए हैं या बीच में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो तरुण जी, सबसे पहले सवाल, इस सब्जेक्ट पर काम करने का ख्याल कैसे आया? माहवारी स्वच्छता का मुद्दा जो है दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों में से है, लेकिन ये मुद्दा आज भी छुपा हुआ है। दुनिया में जेंडर्स की जब बात होती है तो महिला होते हैं, पुरुष होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं। तो पुरुषों के लिए तो समाज बहुत खुला है, सब कुछ एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन महिलाओं से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उस पर दबी जुबान बात की जाती है या बात नहीं की जाती है, और उसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। तो हमारे समाज को इतना खुला बनाना होगा, इतना आसान बनाना होगा ताकि महिलाएं भी आगे आ सकें, उनकी तकलीफें कम हो। तो माहवारी का मुद्दा जिस पर पूरा सृष्टि आधारित है, पूरी मानव जाति आधारित है, तो उस पर इतनी चुप्पी क्यों? लड़कियां, महिलाएं कई बीमारियों से ग्रसित होती हैं और गाँव में हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं है, गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, महिलाओं के साथ काफ़ी तरीके के दुर्व्यवहार जैसी भी बातें आती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। हम लोग मासिक चक्र, माहवारी के बारे में बात करके महिलाओं को जागरूक करते हैं कि वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, और उससे जुड़े हुए कानून और ये सब चीज़ों के बारे में भी बताते हैं हम लोग। तो महिलाओं में काफ़ी आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है, और ये सब हम लोग देख रहे हैं ज़मीन पर, कैसे बच्चे बड़े होकर के अपने गाँव की तस्वीर बदल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, मुझे खुद सुन के ये लग रहा है कि देखिए, मैं तो महिला हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है अंदर से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरीके का विकास नहीं है। कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को आगे करने से पहले थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि आपके लिए भी मुश्किल रहा होगा कि उन बेटियों से आप बात कैसे कर पाते हैं। इसके बारे में बताइए। हमारी शुरुआत सीधे तौर पर माहवारी स्वच्छता से नहीं हुई थी। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग ये जानते थे कि पढ़ना लिखना सबके लिए जरूरी है। शहरों में रहने वाले लोग तो पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन गाँव में रहने वाले लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो शहरी क्षेत्र के बच्चों और गांव के दूर दराज से आने वाले बच्चों को साफ साफ अंतर देखते थे। तो जब धीरे धीरे हमें समझ बढ़ी कि झारखंड जैसे आदिवासी राज्य या देश के अन्य राज्य भी जो दूर दराज में है, तो वहाँ पे विकास की गति बेहद धीमी है। वहाँ पर गाँव में बच्चा एग्जाम का, कंपटीशन का फॉर्म भी नहीं भर पाएगा। मतलब ऐसी स्थिति है। तो अगर किसी बच्चे को, मतलब कि जहाँ पर 100 में से 90 लोगों की पढ़ाई 10वीं से पहले छूट जाती हो, लड़कियों का बाल विवाह हो जाता हो, और लड़के बाल मजदूरी जैसी चीज़ों में फंस जाए, या घर के आर्थिक गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण उनका ध्यान पढ़ाई से छूट पाए, मजबूरियां उन्हें अलग कर देती है। लेकिन जब हमें पता चल जाएगा कि पढ़ाई लिखाई करने से हम गांव को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये संदेश गांव तक नहीं पहुंचा था 10-15 सालों पहले। हाँ। तो हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई, बच्चों को स्कूल से जोड़ना, लड़कियों को बाल विवाह रुकवाना, इन सब चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर प्रेरित करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। 2-4 साल में हमें समझ में आया कि लड़के और लड़कियों के लाइफ स्टाइल में, समाज की समझ में काफ़ी अंतर है। हमें कई बच्चों के साथ जब बाल विवाह रुकवाने के लिए हम लोग घर जा कर के बात करते थे तो बहुत डांट पड़ती थी, झगड़ा झंझट बहुत होता था।
तो हम लोग हालांकि ये है कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। गांव वालों को हम लोग समझा लेते थे, काफ़ी बच्चियों का हम लोगों ने शादी रुकवाई। वो लोग आगे तक पढ़ाई कर रही है, अपने गांव में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इसी क्रम में हमें पता चला कि माहवारी जैसी बात, बच्चियों के साथ काफ़ी शोषण की भी बातें आती है जो कभी भी रिपोर्ट्स में दर्ज नहीं होती है। क्योंकि जब हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि जब किसी बच्चे के साथ कोई घटना हो गया तो वो पुलिस थाने या वहाँ पर जो कानूनी जटिलताएं हैं वो सब चीज़ें नहीं होता है। और अगर कोई बुरा करने वाला होगा तो इसके कारण उसका हौसला भी बढ़ता है। तो काफ़ी सारे जुड़े हुए मुद्दे हैं। शिक्षा सब में परिवर्तन लाता है, और लड़कियों से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है जेंडर और माहवारी का, हमें लगा कि हम इन चीज़ों पर एड्रेस करेंगे तो हम अपने बच्चों में कुछ ना कुछ उत्साह ले आ पाएंगे। और समाज की कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गाँव की लड़कियों को सैनिटरी पैड तक नहीं मिलता था। ये सही बात पहले लड़कियां, आज आप विद्यालय में गए हैं तो 50 बच्चियां हैं, अगले बार गए तो उसमें से कुछ अनुपस्थित है। तो जब पूछताछ हम लोग करते थे तो पता चलता था, लेकिन बच्चे खुल करके नहीं बताते थे। लेकिन जब हमें पता चला कि एक बच्ची का पीरियड शुरू हुआ और बच्ची काफ़ी समय हम लोग क्लास से बाहर चली गई, जब हम लोगों ने उसके सहेलियों से पूछा कि कहाँ गई है, तो पहली वो बच्ची तो जो गई थी वो आ गई, लेकिन वो बच्ची नहीं आई। और फिर बाद में आके कान में हमें बताया भैया उसका खून निकल रहा है। तो फिर हमें लगा कि इस पर बात करनी ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने सैनिटरी पैड ला करके दिया। तो उसी समय हमें दिमाग में हमें खटका कि जब हम लोग इतना रिस्क लेकर के बाल विवाह रुकवा सकते हैं समाज से लड़ करके, और एक बच्ची जो नॉर्मल 11-12 साल में, 10 साल में, 9 साल में किसी भी लड़की का भी कभी पीरियड शुरू हो सकता है, उसे उसके जननांग से खून निकलने लगा तो उसे पता नहीं कि वो क्या हुआ। कई लड़कियां सोचती है कि उसे कोई बीमारी हो जाएगी, क्या वो मरने वाली है, तरह तरह की बातें करते हैं छोटे बच्चे जिन्हें पता नहीं रहता है। लेकिन जिस बच्ची को अब हमने अभियान के 10 साल हो चुके हैं लगभग हमारे करते हुए, अब हमारे पास बच्चियों को पहले पता चल जाता है कि उनके साथ पीरियड जैसी चीज़ें होने वाली हैं, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहती हैं। तो अगर समाज में हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगे जहाँ पे लड़कियां माहवारी जैसी चीज़ों पर खुल करके बात ना करें, उनके मन में जो सवाल आए वो किसी से पूछ ना सके, तो लड़कियों, हमें लगता है कि बच्चे चंचल रहते हैं 8-10 साल तक, लेकिन जैसे उनके पीरियड शुरू होते हैं वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, उनके मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं, उन्हें चाहिए होता है कोई जो उनके सवालों का जवाब दे। लेकिन हमारे स्कूल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, खासकर दूर दराज के इलाकों में काफ़ी कमियां हैं। तो अगर हम उन बच्चों को जवाब नहीं देंगे तो वो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और लड़कियों को जब उनको सही तरीके से जानकारी देने वाला कोई नहीं होगा, वैसा सिस्टम हमारे पास नहीं होगा, तो हमें लगता है कि पीरियड्स के शुरुआती 3-4 साल लड़कियां बहुत संघर्ष करती है, कई लड़कियां स्कूल भी छोड़ सकती हैं उसके कारण। तो ऐसे कई सारे अनुभव हमारे जीवन में रहे। उन सभी चीज़ों ने हमें एक काम करने का, योजना बनाने का हमें समझ दिया। और उसके बाद हम लोग लग गए कि जब बाल विवाह रुकवा सकते हैं तो हम लोग पीरियड्स भी नॉर्मल है, इस पर भी खुल करके बात, चौक चौराहे पर बैठ करके बात कर सकते हैं, गांव में बात कर सकते हैं, सैनिटरी पैड लेकर के हम लोग बांट सकते हैं। तो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। हमें नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी काफ़ी कुछ हुआ है, अच्छा लगता है। जैसा कि आपने बताया कि झारखंड जो है बाकी राज्यों से बहुत स्लो प्रोग्रेस में है, बहुत ही कम मतलब उसका विकास हो रहा है। हाँ। तो वहां पर देखिए, बाहरी लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, समाज के लोगों का काम ही है बोलना, लेकिन बात तो घर से शुरू होती है ना। जब आपने माहवारी को लेकर इस सब्जेक्ट को चुना तो आपके घर से क्या चीजें आई? दरअसल मैं फिर से कहूँगा कि मैंने लड़के के तौर पे जन्म लिया है और लड़कों को आज़ादी मिलती है थोड़ी बहुत। हम जो करना चाहते हैं, अगर परिवार वालों को अच्छा ना लगे फिर भी वो मान लेते हैं, चलो ठीक है, बेटा है कर लेगा। लेकिन हमें लगता है कि अगर कोई लड़की इस तरीके से काम कर रही होती तो इतना सफल नहीं हो पाती। उन्हीं का मुद्दा और एक लड़के को करना पड़ा, क्योंकि
क्योंकि शुरुआती समय में जब हमें लगा था कि पीरियड्स पर बात करना है, तब तो हम लोग अपने बच्चों में वो साहस भर पाएंगे, उनमें जानकारी भर पाएंगे, उनको स्वस्थ रख पाएंगे। तो हमें जानकारी नहीं था, डर भी लगता था कैसे इस पर बात किया जाए। मतलब कि सेक्सुअल एजुकेशन, यौनिकता के बारे में, माहवारी के बारे में, हर किसी को इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। लेकिन हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था, ऐसी सोच हम लोगों ने बना के रखी है कि ये बात करना मतलब पाप जैसा है। हाँ, तो एजुकेशन इन्हीं सभी चीज़ों को तो बदलता है। तो घर की बात करें तो आज भी कोई बेहतर उतना है नहीं। वही बातें सुनने मिलती है जो पहले सुनती थी। लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि लोग हमारे काम को इतना प्राथमिकता क्यों देते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि हमारे इस मुद्दे को इसलिए प्राथमिकता मिलती है क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ ना हो। लड़के भी जुड़े हुए इस मुद्दे से। अगर लड़के लोगों को ना जाने कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको पीरियड्स होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, उन्हें अलग अलग समय में केयर की ज़रूरत होती है, उन्हें कुछ सहायता की ज़रूरत होती है, उनकी बातों को समझने की ज़रूरत होती है। अगर ये सब लड़के ये सब नहीं बात जानेंगे तो महिलाओं की ज़िंदगी कहाँ से आसान होने वाली है। बिल्कुल भी नहीं। तो लड़कों को भी जानना चाहिए, लड़कियों को भी जानना चाहिए। बात करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जानना सबको है इन सब चीज़ों को। महामारी को लेकर लोगों के जहन में कई तरीके की मिथ हैं, जैसे कि ये महामारी में है तो किचन में नहीं घुसेगी, है ना, होता है इसलिए सुना होगा आपने। बिल्कुल। जब तक तुम्हारे महामारी खत्म नहीं हो जाती है महामारी, तब तक तुम किचन में एंट्री नहीं कर सकती हो। एकदम अछूता टाइप का जो व्यवहार होता है उनके साथ किया जाता है, इस पर आप क्या कहिएगा? लोगों में पीरियड्स को लेकर के और महिलाओं से जुड़ी हुई काफ़ी सारे जितने अंधविश्वास है कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े ही हुए हैं। हम लोग अभी वैज्ञानिक युग में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन जहाँ एजुकेशन नहीं पहुँचा है, गांव है, रिचुअल्स में जीते हैं लोग, तो वहाँ पे पढ़ी लिखी महिलाएं भी इन सब चीज़ों को करती हैं। तो मिथ्स तो बहुत है, लेकिन जैसे ही हम लोग पीरियड्स, हम लोग जैसे बच्चियों से बात करते हैं, माताओं से बात करते हैं, तो उन्हें पूछते हैं कि पीरियड्स क्यों होता है, पता नहीं क्यों होता है, उन्हें भी नहीं पता क्यों होता है। पेट दर्द क्यों होता है, पता नहीं क्यों होता है, बस होता है। पीरियड्स के समय पूजा क्यों नहीं करते हैं, हमें माँ ने बोला है ऐसा, माँ को माँ ने बोला है, पता नहीं कहाँ से चलते आ रहा है, जानकारी नहीं है। तो लेकिन जब हम लोग लड़कियों को उनके प्रजनन अंग के बारे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताते हैं, कैसे अंडा बनता है, कैसे फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में आता है, उस सब चीज़, फिर कब अंडा, मतलब कि माहवारी का खून जो है गंदा कहते हैं लोग। फिर उनसे जब हम लोग उस डिस्कशंस के बाद जब हम लोग बच्चों से पूछते हैं इसमें गंदा क्या है, तो गंदा तो कुछ नहीं है। तो जानकारी होने से सब कुछ ठीक है, जानकारी नहीं होने से सब कुछ अंधविश्वास है। यही सब आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या था? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो मोमेंट जो आपको बहुत इमोशनल कर दिया कि यार अब मैं शायद इसको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा? फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हमेशा चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। हम हो सकता है कि लाखों बच्चों तक हम अपने अभियान को बहुत ठोस रूप से पहुंचा पाते, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हम लोग जो काम 10-15 गाँव में अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए। हमें बच्चों ने बुलाया है कि इस गांव में जाना है, हमारे पास नैपकिन के लिए संसाधन, खरीदने के लिए संसाधन नहीं होते हैं, गांव तक पहुंचने के लिए संसाधन नहीं होते हैं। उन सब चीज़ों को जुटाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और फिर हमें लगता है कि जब इतना अच्छा हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के लिए ज़रूरी है सब चीज़ें, सब बोलते भी हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन फिर इतना संघर्ष क्यों? मदद होना चाहिए, लोगों को जुड़ना चाहिए। लेकिन समाज का जो दोहरा रवैया है, लोग अभी कोई उत्साह मतलब अप्रिशिएट करेगा, 5 मिनट बाद ही कोई बोलेगा कि अपना भी देखो, समाज का देखने से कुछ चलेगा।
तो ऐसी ऐसी बातें होते रहती है। तो हम लोग दिन में दर्जनों बार मोटिवेट होते हैं तो दर्जनों बार डिमोटिवेट भी होते हैं। तो यही है कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन का लेवल इतना ऊंचा रखना होगा। आपको देखना होगा कि आपके काम से कितने लोगों के जीवन में रोशनी आ रही है। तो रोशनी लाने के लिए आपको अंधेरे से लड़ना ही होगा। जैसा कि मुझे याद है कि इस पॉडकास्ट से पहले हम लोग बात कर रहे थे आपस में बात कर रहे थे। दर्शकों को मैं बता रही हूँ कि आपने बताया था कि मैंने 5100 या 5000 के आसपास पैड इकट्ठे किए थे। वो वाली स्टोरी जरा बता दीजिए। हुआ क्या कि मैं पहले एक संस्थान में काम किया करता था। तो उस समय हमें लगा कि काम तो अच्छा था, लेकिन जब बच्चे कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछते थे तो हमें उतनी आज़ादी नहीं मिलती थी काम करने के लिए। तो हमने फिर जॉब छोड़ करके अपनी निश्चय संस्थान की स्थापना की, ताकि बच्चों के लिए जो ज़रूरत है उसी समय शुरू किया जा सके। तो हुआ क्या कि अभियान तो जोश से शुरू होता है। जोश इतना अच्छा था कि 5-6 महीने में हमने अभियान को समाज ने हमारा एक्सेप्ट कर लिया। शुरुआत में लोग मना करते थे कि हमारे स्कूल, हमारे गांव में वर्कशॉप्स नहीं होगा, लेकिन 5-6 महीने में हमें कॉल आने लगे, हमारे यहाँ पे किया जाए कार्यक्रम, हमारे यहाँ पे किया जाए कार्यक्रम। पैसे खत्म, सैनिटरी पैड नहीं है बच्चियों को बांटने के लिए। वर्कशॉप ज्ञान तो हमारे पास है, उसमें वो नहीं लगता, लेकिन नैपकिन्स खरीदना, बच्चों को बांटने के लिए किताबें वगैरह जैसी चीज़ें, तो वो सब में पैसे लगते हैं। लेकिन अभियान बहुत सफल था, तो लगा कि इसके तो करते रहना चाहिए। और ज़्यादा, जितने ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, वो हमारा आज भी लालच रहता है कि हम और बच्चों तक पहुँचे, और बच्चों तक पहुँचे। तो अब लगा कि नैपकिन कहाँ से खरीदा जाए। एक वर्कशॉप्स कराने में 4,000-5,000 रुपये की नैपकिन्स खरीदनी पड़ रही है। तो मैंने एक आइडिया लगाया, बोला कि शहर में रहने वाले लोग तो हो सकता है कि सैनिटरी पैड हमें दे दे, हम उसको गांव में बांटेंगे तो कितना अच्छा होगा। गांव के लोग हमें धान चावल उगा करके खाना खिलाते हैं, तो हम लोग उनके लिए सैनिटरी पैड दे दे तो कितना अच्छा उनका बच्चों के लिए। तो हमने कैंपेन शुरू किया, गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स। हम सबको बोला कि हमें नैपकिन दीजिए, हम गाँव में बच्चों को बांटेंगे और हमारा सहयोग होगा गाँव को। हम लोग तो गाँव के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, आप नैपकिन दे कहीं कीजिए। नैपकिन किसी ने मतलब नहीं दिया, सब लोग बोलते थे पैसे ले लीजिए। तो हम बोले पैसे नहीं दीजिए, नैपकिन दीजिए। काफ़ी दिनों तक हमें सोचा था कि 1 महीने में 5,000 पैड जुटा लेंगे, लेकिन पैड मिलता नहीं था, क्योंकि दुकानों में जाकर के पैड खरीदना किसी के बस की बात नहीं थी, ऐसा लगता था हमें। वो शर्म, हाँ, शर्म के कारण। एक और चीज है, आपके बातों से याद आया कि आज भी शहरों में भी कहीं पर भी वो काला प्लास्टिक जो है, काला पॉलिथीन, उसी में ही इसको ढक कर देना है। बिल्कुल। तो वो भी एक मिथ ही है कि सैनिटरी पैड को रैप कर करके क्या वो न्यूज़पेपर में रैप कर दिए, तो एक काला पॉलिथीन आता है उस पर रैप कर दिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे शर्म तोड़ने हैं। तो उस समय क्या हुआ कि लोग नहीं देते थे नैपकिन, लेकिन एक सोशल मीडिया जो है सचमुच में क्रांति लेकर के आया। सोशल मीडिया और इंटरनेट, फेसबुक पर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता था, पोस्टर्स वगैरह शेयर करता था, तो हमें कुरियर से हमारे घर पहुंचने लगे नैपकिन्स के। तो जब उन सब चीज़ों को फिर शेयर किया तो लोगों को मोटिवेशन हुआ कुछ। चूँकि मैं लड़का हूँ तो लड़कों तक ज़्यादा बात पहुँची, तो हमारे कुछ मित्र फिर नैपकिन जाके ख़रीदा, हमें रिसीव किया, उनकी तस्वीरें हम लोगों ने भेजी, तो लोग मोटिवेट हुए। हमारे 5,163 पैकेट हमने नैपकिन जुटाए थे 5.5 महीनों में, है ना। उसमें 3,000 से ज़्यादा लड़कों ने डोनेट किया था। 3,000। हम लोग ज़्यादा सोच करके काम नहीं करते, लेकिन जब काम होता है तो उसका कई तो लगा कि अच्छा देखिए, मतलब कि कोई लड़का नैपकिन खरीद करके देता है तो इसका फायदा एक हमारे अभियान को मिल रहा है, और वो नैपकिन दुकान पर जाकर खरीद रहा है, मतलब उसकी भी शर्म टूट रही है। बिल्कुल। हाँ, वो अपने माँ के लिए, अपने बहन के लिए, अपने दोस्त के लिए जब जरूरत हो वो ले आ सकता है। तो इस तरीके से हमारा बाई माउथ पब्लिसिटी ये सब चीज़ें चलती गई। फिर हमें किसी ने कहा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी कुछ होता है, थोड़ा ट्राई कीजिए। तो मैंने अपने एप्लीकेशन वहाँ पे किया। 6-7 महीने बाद हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड आ गया। तो उस समय फिर हम लोग हर समय किसी भी चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं ना।
तो जब रिकॉर्ड आ गया तो हमें समझ में आया अच्छा 5163 है तो कुछ भी नहीं है आंकड़ा, लेकिन 5163 पैकेट नैपकिन हमने जुटाया लोगों से मांग करके, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बन गया। इतना बड़ा रिकॉर्ड, सही बात है। हम लोग सचिन ने 100 शतक लगाया है उसको रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ 5163 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बन गया। तो ये तो बहुत काम करने की जरूरत है। मतलब हम लोग अभी शुरुआत में है। और जब वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की खबरें अखबार वगैरह में आई तो लोगों को लगा चाहिए तो कुछ लग रहा है, कुछ सीरियस काम हो रहा है, तो फिर लोगों ने और संपर्क किया। इसी तरीके से अभियान आगे बढ़ता है, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें होती है, फिर कुछ नए बच्चों तक पहुंचते हैं। इसी तरीके से रोजाना जुटाना है, रोजाना काम करना है। हम लोग आज भी उसी तरीके से अभियान चला रहे हैं। जैसे कि आप महिलाओं और बच्चों के बीच जब जाते हैं तो क्या आपको क्या कहती हैं बच्चियां, क्या बोलती है तरुण भैया? हाँ, बच्चों ने ही हमें नाम दिया है तरुण भैया तो बोलते ही हैं, पैडमैन भैया, मतलब पैडमैन या तरुण भैया दोनों ही बोलती हैं। कोई बच्चा तरुण भैया बोलते हैं, पैडमैन भैया भी बोलते हैं। तो ये पैडमैन भैया बच्चों ने हमें नाम दिया, ये हमारे लाइफ की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन है। जी बिल्कुल। अगर आप उन बच्चियों के बीच में जाते हैं तो वो बहुत, मुझे लगता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में रहती होंगी। बिल्कुल, कि भैया बैठ गए हैं, हम लोग खुल के बात कर सकते हैं। बच्चियां तो, हम लोग का तो बच्चों से ऐसा रिश्ता है कि मैं कहीं भी किसी अनजान बच्चों से भी मिलेगा तो 10-15 मिनट में हमारी दोस्ती हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जिन गाँवों में जाते हैं वो हमारे अंदर वो भगवान ने वो कला हमारे अंदर वो दिया है। वो कहा जाता है ना कि बच्चे आपको पसंद करते हैं, मतलब कि बच्चे जो होते हैं वो सबसे निर्मल कोमल हृदय वाले होते हैं और भगवान के रूप होते हैं। वो आपको जब पसंद कर रहे हैं मतलब कि आप भी अच्छे हैं, ऐसा मान सकते हैं। आपको देख के डर नहीं रहे हैं बच्चे तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब हम जिन गाँवों में जाते हैं तो अब बच्चियों के पिता माता वो भी बोलते हैं जाओ भैया आ गया, जाओ तुम लोग। ये सपोर्ट तो मिल रहा है कम से कम। हाँ। चलिए, ये सपोर्ट तो परिवार से या उनके माँ बाप से मिल रहा है। लेकिन ये बताइए, सिस्टम, समाज और सरकार, इनसे क्या सहयोग मिल रहा है? ये बड़ा जटिल सवाल है। सिस्टम अच्छे से काम कर रहा होता तो हमें काम करने की जरूरत नहीं होती। सरकार की योजनाएं तो बच्चे के जन्म से लेकर के दाह संस्कार तक सभी योजनाएं हैं, लेकिन वो जमीन तक सभी सही तरीके से पहुंच नहीं पाती। तभी जाकर के इतने लोग असहाय महसूस करते हैं। हम लोग तकलीफ में लोगों को देखते हैं। सरकार की सभी योजनाएं हैं, लेकिन उसको जमीन पर पहुंचाने के लिए ईमानदार प्रयास होने चाहिए। और समाज तो अच्छे बुरे सभी लोगों से मिलकर के बना है। अच्छे लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए अलग से लिखे हैं जो कि रैपिड फायर है। कट टू कट हम जवाब बिल्कुल चाहेंगे भी और क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है? भारत में मेंस्ट्रुअल हाइजीन इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? भारत क्या, पूरे विश्व का बड़ा मुद्दा है। क्योंकि फिल्म दिखाती है कि गाँवों में पीरियड को लेकर कितनी शर्म और चुप्पी है। क्या आज भी हालात गाँव के ऐसे ही हैं? हमारे देश में लगभग 7 लाख गाँव है। शहरों के आसपास के गांवों में शिक्षा की रोशनी पहुंच जाती है, जागरूकता, जरूरत की चीज़ें पहुंच जाती है। लेकिन दूर दराज के जो गांव हैं वहां पर आज भी महिलाओं के लिए नैपकिन बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत लग्जरी की चीज़ है। तो बहुत बड़ा मुद्दा है माहवारी स्वच्छता। और गाँव में जहाँ पर लोगों के पास पहनने के लिए सही कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, बदहाल स्थिति है, तो वहाँ पे कैसे नैपकिन वगैरह चीज़ों के प्रति उतनी जागरूकता आ जाए। यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम महिला जो दूर दराज के गांव में रहती है उसको भी इस तरीके से सहायता मिले, वो भी सीखे और स्वस्थ रहे। पीरियड को लेकर पुरुषों को क्यों शर्म महसूस कराई जाती है? हमारा समाज ही ऐसा है कि लड़कों को जन्म से ही अलग ट्रीटमेंट मिलता है, लड़कियों को अलग ट्रीटमेंट मिलता है। आप भी मानते हैं ये चीज़? बिल्कुल मानते हैं, और हर कोई मान सकता है बेझिझक होकर। पुरुष प्रधान देश है ये। हाँ, पुरुष प्रधान देश है। तो अब बच्चों को जन्म देना महिलाओं का काम है, शायद समाज यही चाहता है, महिलाओं से यही काम है केवल। और हम लोग देखते हैं कि छोटी बच्चियां 6-7 साल की होंगी, वो घर के सभी काम करती हैं। लेकिन लड़के 15 साल के भी हो तो घर का काम नहीं करते हैं। लड़कियों को शुरू से ही लड़कियां घर का काम करें, पुरुष लोग बाहर का काम करें। और तो समाज हमारा ऐसा ही है।
तो फिर पुरुषों को पीरियड से क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं है। समाज तो यही समझता है, क्या लेना देना है। समाज महिलाओं की स्वास्थ्य जरूरतों को नजरअंदाज क्यों करता है? जागरूक नहीं है। जब किसी घर में किसी लड़के की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो उसके बाद सभी का जीवन बदल जाता है और लोग अवेयर नहीं रहते हैं, तो डॉक्टर्स वगैरह से मिलना होता है। अब हम लोग ने सुना होगा कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनकी डिलीवरी अस्पताल में ही होनी चाहिए, और सरकार ने इस क्षेत्र में सबसे बेहतर काम किया है। कई जिले देश के हैं जहाँ पे सभी बच्चे महिला के गर्भवती होते ही आंगनवाड़ी के माध्यम से मदद मिलने लगती है। तो इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी एक रोल मॉडल है उस तरीके से। लेकिन फिर भी अभी भी दूर दराज के गाँवों में कई महिलाएं जो हैं अपने बच्चों को अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती जन्म देने के लिए। तो हमारा देश है जहाँ पे दिल्ली, बम्बई जैसे विकसित शहर है जिनको हम लोग विश्व के सबसे अग्रणी शहरों में बात कर सकते हैं, और हमारे देश में वैसे भी जगह है जहाँ पे कोई बीमार पड़ता है तो उसे खाट पर उठा करके 4 लोग उसे सड़क पर लेकर के आते हैं कई किलोमीटर, जैसे मानिए कि वो उसकी अंतिम यात्रा हो। ये भी है, सही बात है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कि आपसे शुरुआत में बात हुई बाल विवाह की, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं दूर दराज के, तो क्या आज भी बाल विवाह हो रहा है? आज भी बाल विवाह हो रहा है, लेकिन अब ये सुकून का विषय है कि अब ज़्यादातर लड़कियां स्कूल आ रही हैं। जब हम लोग स्कूल्स में बात करते हैं, जब हम लोग कभी भी स्कूल जाते हैं तो 70-80 बच्चियां तो बैठती ही हैं हम लोग के क्लासेज में। तो जब हम उनसे बात करते हैं कि आप में से कितने बच्चों की माताओं ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की है कम से कम, तो मैट्रिक तक की पढ़ाई 80 में 8-9 बच्चियां ही मिलेंगी हम लोग के झारखंड में जो कहती होंगी कि उनकी माताएं मैट्रिक तक पास की है। तो फिर हम लोग बच्चों को कहते हैं कि क्यों मम्मी की पढ़ाई क्यों छूटी, तो बोलती है कि उनकी उस समय शादी हो गई थी। तो फिर हम लोग बच्चों को बताते हैं तुम लोगों को यही नहीं करना है, तुम लोगों को 20-22 साल तक जा करके शादी करनी है, या उससे भी आगे एजुकेशन पूरा करके। और फिर सभी, चूंकि बच्चों ने अपने माँ का संघर्ष देखा है, गरीबी देखा है, बहुत सारी चीजें देखी है, तो बच्चे फिर मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ हमें पढ़ना है। ठीक है, सस्ते सैनिटरी पैड तक पहुंचना क्यों जरूरी है? देखिए, केवल सैनिटरी पैड ही नहीं, महिलाओं के लिए अंडरगारमेंट्स भी सस्ते होने चाहिए। केवल सैनिटरी पैड सस्ता, गुणवत्तापूर्ण सैनिटरी पैड महिलाओं तक पहुँचे, इसके लिए सरकार को और जो सिस्टम है उसको ज़्यादा काम करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि राशन दुकान में जिस तरीके से राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, उसी तरीके से राशन दुकान में भी 2-2, 4-4 पैकेट नैपकिन क्यों नहीं दिया जा रहा है बाजार में? अगर सरकार इस तरीके से काम करना शुरू कर दे तो काफ़ी बड़ी जागरूकता आ जाएगी। कपड़े या राख जैसे पारंपरिक तरीकों का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? हम लोग सुनते हैं कि महिलाएं राख का इस्तेमाल करती है, कपड़ों का इस्तेमाल करती है। हमें तो अभी तक कोई नहीं मिला जो राख का इस्तेमाल करता है, लेकिन कपड़ों का सब इस्तेमाल करते हैं। अभी भी लोग अभी भी करते हैं। और हम जिन महिलाओं को सैनिटरी पैड देते हैं, शायद हम अगर उन तक सैनिटरी पैड ना पहुंचाए तो अगले महीने से वो भी फिर से कपड़ों का इस्तेमाल फिर से करेंगी। लोग सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं। अब जैसे मार्केट में मेंस्ट्रुअल कप काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन लोगों के मन में मिथ है कि इसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है। अब आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, जागरूकता की बात है, और सबसे ज़रूरी है कि हम किसी लड़की को नहीं बोल सकते हैं कि वो सैनिटरी पैड यूज करे या रीयूजेबल पैड यूज करे या मेंस्ट्रुअल कप का यूज करे। वो उनका चॉइस है, उन्हें जो भी बेहतर लगेगा वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। चूँकि पर्यावरण सैनिटरी पैड अब ज़्यादातर लड़कियों तक पहुंच रहा है, लड़कियां पढ़ रही है तो सैनिटरी पैड यूज कर रही हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में अब सैनिटरी पैड के पहाड़ भी देखे जाते हैं। सैनिटरी पैड के कचड़े सैकड़ों सालों तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। गाँव में तालाबों के अंदर सैकड़ों सैनिटरी पैड मिलेंगे,
तो वाटर बॉडीज तो दूषित हो ही रही है सैनिटरी पैड। तो अब पर्यावरण पक्ष को देखें तो फिर रीयूजेबल पैड का इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत है। रीयूजेबल पैड आपको कपड़े से बना पैड होता है जो जिसे धो करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीयूजेबल पैड एडोलेसेंट्स उम्र की बच्चियों के लिए बहुत बढ़िया है। अब मेंस्ट्रुअल कप की बात करें तो मेंस्ट्रुअल कप थोड़ा सा ट्रिकी है काफ़ी। जो लड़कियां अपने शरीर को बेहतर तरीके से जानती हैं और वो एक्सेप्ट कर और वो पर्यावरण के को लेकर के थोड़ा जागरूक हो तो वो ट्राई कर सकती है मेंस्ट्रुअल कप। लेकिन वो पूरी तरीके से उनके कितना कंफर्टेबल है उस पर निर्भर करता है। रिश्तों में पीरियड से जुड़ी शर्म क्यों दूर नहीं हो पाती है? जैसे कि अमूमन होता क्या है, लड़की अपने भाई जब पीरियड आती है तो अपने भाई से कतराती हैं सामने जाने से, या अपने पिता के सामने जाने से कतराती हैं। बहुत क्लोज होती है अपनी माँ बहन के तो उनके पास चली जाती हैं। तो क्या लगता है आपको? दरअसल ये ट्रेनिंग का बात है। महिलाओं को, माँ को उनके माँ से पता चला था कि पीरियड्स के बारे में पुरुषों के सामने बात नहीं करना चाहिए। माँ से वो बेटी के पास जाता है। तो इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। लेकिन ये मतलब कि किसी शर्म के कारण अगर महिलाओं को तकलीफ़ें उठानी पड़े तो वैसी शर्म तोड़ देनी चाहिए। और हम लोग जो जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बच्चियों को बोलते हैं कि आप कैलेंडर में डॉट लगा करके रखिए कब पीरियड्स आ रहा है, अगले महीने कब पीरियड्स आ रहा है। जब घर वाले देखेंगे ये डॉट क्या लगा हुआ है तो इस तरीके से बात होगी। नैपकिन रीयूजेबल पैड्स यूज कीजिए, उसे कपड़ों की तरह नॉर्मल सुखाइए। पुरुषों के अंडरगारमेंट्स कहीं भी सूखते रहते हैं, लेकिन महिलाएं कहाँ सुखाती हैं, छुपा करके सुखाती हैं। तो ये सब तो हमारे व्यवहार में है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से लड़कियां जागरूक होंगी, अपने लिए स्टैंड लेंगी, तो ये सब रिश्तों में भी ये सब जो झिझक है वो खत्म होती चली जाएगी। क्या आज की फैमिली में महिलाएं खुलकर पीरियड की बात कर पाती हैं? जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा देश में दिल्ली मुंबई जैसे भी शहर हैं और वैसे भी गांव हैं जहां पर सड़कों की पहुंच नहीं है। तो उसी तरीके से जहां पर जो लड़कियां जागरूक हो जाती हैं, पीरियड्स को अपने राइट्स मानने लगती हैं, तो वो तो बात कर सकती हैं। लेकिन जहाँ तक जागरूकता नहीं फैली है वो कैसे बात करेगी? जैसे कि मेडिकल में मैं जाती हूँ या मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर उनको सैनिटरी पैड चाहिए होता है तो धीरे से एकदम धीमी आवाज में, और सामने वाला जो होता है दुकानदार वो एकदम प्लास्टिक में अंदर से निकाल के देता है। मर्दों के लिए बोल रही हूँ, उनकी भी आवाज वहाँ धीमी हो जाती है। तो क्या कहिएगा इस पे? हमारे अभियान का जब हम लोग गिफ्ट सैनिटरी पैड्स फॉर रूरल गर्ल्स की बात कर रहे थे तो आपने देखा कोई सैनिटरी पैड खरीदने जाने नहीं खोज रहा था। तो उसका भी कारण यही था। लेकिन काफ़ी लड़कों ने फिर नैपकिन खरीदा, हमें डोनेट किया। अब वो लड़के शायद मतलब वैसे लड़के होंगे जो अब लड़कियों के लिए सहायक होंगे। तो ऐसे ही लड़कों का तो निर्माण करना है ताकि हमारे जेंडर इक्वलिटी आ पाए समाज में। देखिए, जैसे कि हमने पैडमैन फिल्म देखी थी तो उसमें एक ऐसा चीज दिखाया गया था कि जो आपका पति है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो है आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाता है। तो क्या कहते हैं कि जो जैसे कोई महिलाएं हैं, उनका पति है, तो क्या उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्योंकि महिलाएं तो खुल के बोल नहीं पा रही, अपने पति को हर एक चीज समझा नहीं पा रही हैं, तो पतियों को उस जगह पर क्या करना चाहिए? पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो तो भाई एक दूसरे के ज़रूरतों को समझने का बात होता है। शादी के बाद समझते भी है, लड़कियां भी लड़कों की ज़रूरत समझती है, लड़के भी लड़कियों की ज़रूरत को समझने लगते हैं। जैसे अपने पैडमैन फिल्म में देखा था, जब अक्षय कुमार सैनिटरी पैड खरीद करके लेके आए और अपने वाइफ को उन्होंने दिया, तो पहले तो कितनी खुश हुई, लेकिन जब पता चला कि 55 रुपए का है वो, तो गुस्सा हो गई। तो अब वो बोलने लगी इसे वापस करके आओ। और क्योंकि माँ से डांट पड़ेगी, बहन के लिए भी तुम खरीद के लाओगे, ये क्या बुरी चीज है। तो कहीं ना कहीं गरीबी जो है, लोगों को तक जो चीजें नहीं पहुंच पाती गरीबी के कारण, वो चीजें फिर उसी ने इंस्पायर किया उस फिल्म में लक्ष्मी जी को कि वो सैनिटरी पैड का निर्माण करे। और फिर उनका जो संघर्ष था उतना इंस्पायरिंग है। तो वो सैनिटरी पैड के निर्माण की वो बात थी।
लेकिन सैनिटरी पैड के यूज के सिखलाना, उसके प्रति जागरूकता लेकर के आना, उसका भी संघर्ष कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात बोला आपने। कुछ सोशल चैलेंज के बारे में बात करते हैं तरुण जी, कि जब पैडमैन फिल्म आई थी तो उसे लोगों ने देखा भी है और फिल्म जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया, शर्म के मारे या जो भी चीज़ें रही होंगी उनके अंदर। लेकिन उस फिल्म के बाद में क्या लोगों में बातचीत जो है इसको लेकर बढ़ी, इस टॉपिक को लेकर बढ़ी थी? पैडमैन फिल्म से इस अभियान को बहुत समर्थन मिला। पैडमैन के बाद काफ़ी लोग इस मुद्दे पर काम करने लगे। मुझे याद है जब हम लोग पैडमैन फिल्म जब नहीं आई थी, उससे काफ़ी पहले से हम लोग इस अभियान को कर रहे थे, तो लोगों का समर्थन उतना नहीं मिलता था। तो जब पैडमैन फिल्म आई तो हमें लगा कि चलो हमारे पास एक टूल्स मिल गया है। हम लोग गाँव से बच्चों को हॉल लेकर के आए थे हम लोग फिल्म दिखाने के लिए, पैडमैन फिल्म दिखलाने के लिए। तो हमें याद है बच्चों को लेकर के जो आए थे ड्राइवर साहब, उन्होंने मुझे कहा भैया फिल्म कब तक रहेगा? तो हमने बोला अभी तो रहेगा। तो क्या चाहता है? मैं अपने वाइफ को भी ये फिल्म दिखलाना चाहता हूँ। तो हमने बोला दिखलाइए। तो फिर हमें लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोलता है आज मुझे फिल्म देख करके पता चला कि इतनी दिक्कतें होती होंगी, हम लोगों के बीच इस तरीके से बात नहीं हो पाती, लेकिन हम लोग ये फिल्म देखेंगे तो शायद कुछ बात उस तरीके से हो सकेगी, समझ बढ़ेगी। तो फिल्में तो नया रास्ता तैयार करती है, लेकिन ऑडियंस को ये देखने की ज़रूरत है कि फिल्मों की जो स्टोरीज़ है उसको कितने बेहतर तरीके से किया गया है। कभी कभी फिल्मों में वैसे कहानियों को उस तरीके से दिखलाया जाता है जो सच्चाई नहीं होती। तो ऑडियंस को परख होनी चाहिए, फिल्मों में देखी गई पूरी बातों को सीधे तौर पे सही ना माने, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसे सीखें, बुरी चीज़ों से दूर रहें। तरुण जी ये बताइए, फिल्म मानिए 2 घंटे 22 मिनट का होता है, लेकिन तरुण कुमार जी की जो जिंदगी है, जिस तरीके से आपने पैडमैन की स्टोरी को रियल स्टोरी में बना दिया है, तो संघर्ष कितना लंबा था, वो कितना मुश्किल था, कितने सालों का था? 2 घंटे में तो समेट नहीं सकते उन चीज़ों को। संघर्ष खत्म थोड़े हुआ है। पिछले 10-12 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, रोजाना संघर्ष कर रहे हैं, और हर गांव की हर एक लड़की तक ये बात हम लोग को ले जाना है, हर किसी को जागरूक करना है। तो समाज केवल मुद्दे की तारीफ करे, काम की तारीफ करे, इससे नहीं बनेगा। जब हर घर के लोग इस अभियान से नहीं जुड़ेंगे, अपने घर की बेटियों का, केवल घर की बेटियों नहीं, समाज की जितनी महिलाएं हैं सबका रिस्पेक्ट करना लोग नहीं सीखेंगे, तब तक तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, आपको पता है वहाँ की हालत कैसी है, शिक्षा कैसी है, तो क्या स्कूलों में जो है अभी मासिक धर्म को लेकर शिक्षा अच्छी हुई है? हम पिछले 5-6 सालों में तो हमने परिवर्तन देखा है। पहले सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे, हम लोगों ने पैड बैंक शुरू किया था। तो हम लोग चूंकि सामाजिक संगठन के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं, अल्टीमेटली इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए काम सरकार ही कर सकता है, तो हम लोग 20-25 स्कूल्स में पैड बैंक चलाते थे। लेकिन अब हमें पता चलता है कि काफ़ी स्कूलों में पैड बैंक खुल गए हैं, या तो वहाँ के टीचर्स सेंसिटाइज हो गए इन सब चीज़ों को लेकर के, या सरकार ने भी अभियान चलाया। MHM लैब्स करके झारखंड में सरकार ने शुरू किया है। उसमें लड़कियों के लिए आराम करने का और उससे जुड़े हुए चीज़ें उसमें रखने का व्यवस्था है। लेकिन योजनाएं बन जाती हैं, ज़मीन पर जाने से वो योजनाएं मिलती नहीं है। तो संघर्ष तो बहुत है इस चीज़ को, समाज को स्थापित करने में। तरुण जी, अगर पैडमैन 2 बनती है तो क्या कुछ उसमें अलग से ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी? पैडमैन के अलावा भी अब कई फिल्में बन चुकी है इस मुद्दे पर। एक फुल्लू करके भी फिल्म आई थी, उसमें एक अलग खुल करके काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई थी। पैडमैन से भी बेहतर उसमें कथानक को बताया गया था। और अब काफ़ी स्थानीय स्तर पर भी फिल्में काफ़ी बनी है। एक हमारे साथियों ने द बेस्ट गिफ्ट करके एक फिल्म बनाया था, जो हमारे अभियान का शुरुआत था। एक और भी कई फिल्में हैं।
तो अब पैडमैन के बाद तो स्थानीय स्तर पर काफ़ी शॉर्ट फिल्में बन रही है, लेकिन बॉलीवुड की जो फिल्म है या साउथ की जो फिल्में हैं, इन सब मुद्दों को उठाती है तो अचानक से जागरूकता आती है। तो और पैडमैन में पैड के आविष्कार की बात हुई थी, लेकिन पैड को इस्तेमाल करने की को लेकर के जागरूकता की जो बात है, तो उन सब चीज़ों की भी रोचक कहानियाँ राइटर्स को खोज करके उसे फिल्में बनानी चाहिए कि महिलाएं लोग पैड तो अब चलिए सस्ता पैड आ गया है, अब लोग पैड खरीद भी रहे हैं, समझ भी हो गई है कि महिलाओं को पैड यूज करना चाहिए, लेकिन देश के हर एक आखिरी लड़की तक जब नैपकिन पहुंचेगा तो इसके लिए अभी और जागरूकता लाने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसी कहानी पैडमैन 2 में आ सकती है। पैडमैन 2 में आ सकती है। तो देखिए आपकी कई सारे मतलब आपने साइट बनाई हुई हैं, निश्चय जिसमें एक है, और भी कई सारे होंगे, तो उसके बारे में अपने दर्शकों को जरा हमें बता दीजिए। हाँ, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी एक सामाजिक संस्था है निश्चय फाउंडेशन, और हम लोग गाँव के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। माहवारी स्वच्छता और जेंडर पर बात करते करते हम उन्हें शिक्षा के बारे में भी बताते हैं, पर्यावरण के बारे में भी बताते हैं, गांव की जो छोटी मोटी अंधविश्वास की चीज़ें हैं वो सब। मेरे 7-8 अलग अलग अभियान हैं, आप निश्चय.org.in वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो अभियान है वो पूरी तरीके से सामाजिक भागीदारी से है, क्योंकि अभी तक हमारी संस्था जो है किसी तरीके से कहीं से सहयोग प्राप्त नहीं होता है। हम जो भी जुटा पाते हैं काम कर करके, गांव के साथी जो है अपने लिए संसाधन जुटा, तो उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी सामाजिक अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक लोग सहायता ना करें। सहायता काइंड भी होता है, फाइनेंशियल सहायता भी होता है। तो चूंकि ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई हमारी संस्था कोई मदद करे, दरअसल माहवारी स्वच्छता यूनिवर्सल मुद्दा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप अपने घर से बाहर निकलिए, आपको वैसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें सहायता की ज़रूरत है। जिन बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है उन्हें पढ़ाई की सपोर्ट कीजिए। अब जैसे देखिए महानगरों में काफ़ी सारी महिलाएं मेड का काम करती हैं। जब आप उनसे पूछिएगा तो पता चलेगा कि उसमें भी काफ़ी महिलाएं कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। कोई अपने मेड को उनकी बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड उन्हें हर महीने देना शुरू करे, एक अच्छी बात है। गरीब लोगों के बच्चों का कोई पढ़ाई का जिम्मा ले ले, एक बड़ी बात है। आपको जो आत्मसंतुष्टि मिलेगी ना वो कहीं और से नहीं मिलेगी। चूँकि हम लगभग झारखंड के 700-800 गाँव में जाते हैं, सब ज़्यादातर बच्चे हमारे साथ 5-7-8 सालों तक जुड़े रहते हैं। तो काफ़ी सारे संसाधनों की ज़रूरत है, और हमें लगता है कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? नैपकिन बांटने से वो परिवर्तन नहीं आएगा जहाँ से झारखंड हमारे सपनों का झारखंड बन सके, जहाँ पर गरीबी ना हो, लोग लाचार ना हो, लोग मजदूरी करने के लिए, रोटी जुटाने के लिए लोग पलायन ना करें। वहाँ की बेटियाँ महानगरों में आकर के काम करती हैं, फिर उनके साथ कुछ गलत होते हैं। तो असल में हमारा राज्य जो है कम से कम 20 साल पीछे तो मानेंगे हम लोग अपने झारखंड को। तो ये जो गैप है इसको पूरा करने के लिए मदद की ज़रूरत है। तो हमारा संगठन हो गया या और भी कोई संगठन है जिसको आप जानते हैं, तो उनको मदद करें। आप ये मत सोचिए कि जो संगठन कर रहा है वो उसके पास बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें हैं। नहीं, वो अपने जज्बे से वो काम कर रहा है। वो जो देख रहा है कि इस चीज़ को करने की ज़रूरत है, वो अपना खून, अपना समय, अपना जीवन लगा करके वो काम कर रहा है। पैसे नहीं है उसके पास। मैं ऐसे पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ। तो इस तरीके के जो सामाजिक अभियान है जो ज़मीन पर चेंज ला रहे हैं, आप उन अभियानों से जुड़िए। उनकी केवल देखिए नहीं कि अच्छा काम हो रहा है, आप उससे पर्सनली इन्वॉल्व होइए। जब भी समय मिलता है आप उस कैंपेन में उस साथ में जाइए। कुछ भी नहीं तो 50-100 रुपए तो डोनेट कर ही सकते हैं। फिजूल खर्ची मत कीजिए, ऐसे अभियानों को समर्थन कीजिए।
तो अगर इस तरीके से हम आदत बनाएंगे और उसका और आप कहीं डोनेट करते हैं तो आप उस संस्था को केवल डोनेट ही मत कर दीजिए, आप उनके साथ जुड़िए भी, क्योंकि संस्था बहुत छोटे छोटे काम करती है, लेकिन आप संस्था को डोनेट कर रहे हैं तो आप उनके काम को समझिए, उसमें इन्वॉल्व होइए, उन सब चीज़ों को सीखिए भी। उससे संस्थाएं अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, आपकी जो मदद है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो नहीं रहा है, तो इस तरीके से क्रेडिबिलिटी की बात होती है। तो संस्था को मदद कीजिए, संस्था के साथ जुड़े रहिए, लाइफ लॉन्ग रिश्ता बनना चाहिए संस्थानों के साथ। बिल्कुल जी। तो अपील कर दीजिए हमारे दर्शकों से कि किस तरीके का सहयोग आप चाहते हैं, और अपना नंबर भी दे दीजिएगा, और कौन सी साइट पे जाके लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो भी बता दीजिए। हमें इंटरनेट पर खोजना बहुत आसान है। आप मुझे झारखंड का पैडमैन तरुण, निश्चय फाउंडेशन झारखंड, कुछ भी ऑनलाइन सर्च करके हमें खोज सकते हैं। हमारी पूरी कहानी को डिटेल्स में जान सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.nischay.org.in पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर अभियानों को अच्छे तरीके से जान सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप हमारे लिए कुछ भी मदद भेज सकते हैं। बच्चों की किताबें भेज सकते हैं, बच्चों के लिए नैपकिन भेज सकते हैं। उनकी जो बच्चे 10वीं के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई 200-400 रुपए की कमी के कारण कभी कभी छूट जाती है, तो किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च आप उठा सकते हैं। किसी स्कूल्स में सैनिटरी पैड चलाने वाली मशीन, इंसिनरेटर लगवा सकते हैं। एक पेड़ अभियान में आप अपने जन्मदिन या किसी भी यादगार दिन पर पेड़ लगवा सकते हैं हमारे झारखंड के बच्चों के हाथों। लाइब्रेरी है, वहाँ पर बच्चों के लिए किताबें, अखबार, नई मैगजीन्स, ये सब चीज़ें मदद कर सकते हैं। अगर इतनी कुछ बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते तो आप हर महीने 50-100 रुपए हमें मदद भेज करके भी मदद कर सकते हैं, ताकि हमारी ऊर्जा न खत्म हो कि कल कैसे हमें काम कर पाएं। आप लोगों ने सुन लिया तरुण कुमार जी को, हमारे पैडमैन है ये झारखंड के। इनकी हर एक बात आपने बारीकी से सुनी होगी और समझी भी होगी कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियां जो हैं या महिलाएं हैं वो संघर्ष कर रही हैं, और ये संघर्ष सिर्फ उन्हीं का नहीं है, तरुण जी का भी है। इनकी फैमिली के साथ इनकी चीज़ें, हालांकि आपने जैसा बताया था कि बहुत ही फ्रीडम मिला, ऐसा नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा बांध के उन्होंने रखा, लेकिन समाज का जो दबाव रहा वो तो चलता रहेगा। धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाएंगी जितनी जागरूकता फैलेगी। तो आप लोगों ने सुन लिया। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे ये जो स्टोरी है, ये जो विषय है पॉडकास्ट का, कैसा लगा, और अगला विषय आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी आपका। धन्यवाद। थैंक यू।